गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दादा भाई नौरोजी के राजनीतिक विचारों का पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने कुल 8 पॉइंट्स किए थे। आज हम पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ दादा भाई नौरोजी, राजनीतिक विचार दादा भाई नौरोजी के पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम 9 पॉइंट से शुरू करेंगे। तो 9 पॉइंट है उनकी भारतीयों के लिए स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या थे, व्यूज़ रिगार्डिंग लिबर्टी। देखिए, मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि स्वतंत्रता दादा भाई नौरोजी ऐसी स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे जो ब्रिटिश रूल से भारतीयों को दूर करती हो। वो ऐसी स्वतंत्रता चाहते थे जो ब्रिटिश रूल के अंडर ही, ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही हो। तो आप स्वतंत्रता का जब भी विचार लिखेंगे दादा भाई नौरोजी का, उसमें कभी भी ये मेंशन मत कीजिएगा कि उन्होंने भारतीयों को वो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र करवाना चाहते थे, या ब्रिटिशर्स या अंग्रेज़ों को बाहर से भगा देना चाहते थे। देखिए, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। हम सेकंड और थर्ड पॉइंट में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटिश शासन को वो एक वरदान की तरह मानते थे। तो उनके जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है वो वास्तव में एक प्रकार की समानता की बात करते हैं। अब ये समानता कैसी है? ये ऐसी समानता चाहते हैं कि जहाँ पर भारतीयों और ब्रिटिशर्स से किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। अब ये कैसे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने की बात हुई? वो इस प्रकार से, वो कहते हैं कि ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर रूल कर रहा है, रानी का शासन है, महारानी का शासन है हमारे ऊपर। तो हम इस प्रकार से ब्रिटेन का ही एक अंग हो गए हैं। जिस प्रकार से ब्रिटेन में रहने वाले जितने भी ब्रिटिशर्स हैं, उनको बहुत सारे राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले हुए हैं, समानता है, स्वतंत्रता है, बहुत किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता उनसे वहाँ का नागरिक होने के नाते। इसी प्रकार से भारतीयों के साथ भी ब्रिटेन का नागरिक होने के नाते किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको किसी भी प्रकार का रोजगार पाने की स्वतंत्रता, हर प्रकार से भेदभाव को खत्म होने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो इस तरह से वो ब्रिटिश रूल से फ्रीडम या लिबर्टी नहीं चाहते थे, बल्कि वो ऐसे अधिकारों की बात करते हैं, ऐसे अधिकारों की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को होनी चाहिए जो कि सेम ब्रिटिशर्स नागरिकों को है। तो इस प्रकार का उनका स्वतंत्रता का व्यू था। 10वां पॉइंट है, उन्होंने एब्सोल्यूट रूल को यानी कि निरंकुश शासन व्यवस्था का विरोध किया है। वो ब्रिटिशर्स को कहते हैं कि आप जो यहाँ पर रूल कर रहे हैं उसी प्रकार से रूल करें जैसे कि आपने ब्रिटेन में अपनी शासन व्यवस्था अपने आम लोगों के लिए बना रखी है। आप हमें यहाँ पर अपना समान अधिकार हमें दीजिए, हमें अवसर की समानता समान दीजिए। तो किसी भी प्रकार का सोशल, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक किसी भी प्रकार का जो है आप भेदभाव ना करें, बल्कि इनमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। निरंकुश शासन में पहले ही बता चुकी हूँ कि एक तानाशाही शासन होता है। वो कहते हैं कि ब्रिटिश शासन जो है, ये हम मानते हैं कि ब्रिटिश अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा है, बहुत सारे कॉलोनीज बना रहा है, कैप्चर कर रहा है, गुलाम बना रहा है शासकों को। ये देशों को गुलाम बनाने की सोच नहीं रहनी चाहिए। एक इम्पीरियल स्टेट यानी कि एक साम्राज्यवादी ताकत ना बने, अपने साम्राज्य का जस्ट आप विस्तार ही ना करें, बल्कि आप उस देश के विकास के बारे में भी सोचें, वहाँ के लोगों के बारे में सोचें। किसी प्रकार का निरंकुशता या तानाशाही नैतिक या आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर किसी प्रकार के वहाँ के लोगों पर तानाशाही ना करें, बल्कि उनके उत्थान की बात करें। तो इस तरह से वो विरोध करते हैं निरंकुश शासन व्यवस्था का, कि ब्रिटेन ऐसी शासन व्यवस्था ना रखे। फिर वो अपने व्यूज़ देते हैं सोशलिज्म पर, समाजवाद। समाजवाद देखिए एक विचारधारा है। अगर आप वेस्टर्न थिंकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत बड़े आप समाजवादी विचारकों को भी पढ़ेंगे। समाजवाद वास्तव में समाज में समानता की बात करते हैं, कि किसी प्रकार की वर्ग व्यवस्था ना हो, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग जैसे दो व्यवस्थाएं ना हो, जैसे कि अमीर बहुत अधिक अमीर है, गरीब बहुत अधिक गरीब है, तो उनके बीच की खाई कम करने वाली व्यवस्था एक समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। कि अमीर अधिक अमीर ना हो, गरीब अधिक गरीब ना हो। तो शासन व्यवस्था का काम क्या होगा कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव को या इम्बैलेंस को बैलेंस कर दे वहाँ का शासन। तो ऐसे वो समाजवाद के बारे में के वो समर्थक बन गए थे। वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहते हैं समाजवादी शासन के दौरान। और
और किसी भी प्रकार का जो अमीर गरीब व्यवस्था है या फिर किसानों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव, मजदूरों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहते हैं। वो ब्रिटिश शासक जो है किसानों के ऊपर बहुत अधिक लगान लगा देते हैं, मजदूरों को उतना वेतन नहीं देते जितना कि वो एक ब्रिटिश काम करने वाले मजदूर को या व्यक्ति को या अधिकारी को देते हैं। तो इस प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो खत्म हो जाने चाहिए और समाजवादी व्यवस्था समाज में आ जानी चाहिए। तो इस तरह से वो समाजवाद का भी समर्थन करते हैं। इसके बाद हम आते हैं राइट टू पीपल, कि लोगों के अधिकार कैसे कौन से होने चाहिए। तो वो खास तौर पर 1906 में जो कोलकाता का अधिवेशन, उसमें वो 3 प्रकार के अधिकारों की बात करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि सिविल सर्विसेज जो है उनमें पूरी तरह से बराबरी का अधिकार भारतीयों का भी होना चाहिए। सिर्फ ब्रिटिशर्स प्रशासनिक अधिकारी नहीं होने चाहिए, भारतीयों को भी एक अवसर की समानता मिलनी चाहिए। फिर वे कहते हैं कि जो असेंबली या विधान परिषदें, आप विधानसभाएं आप बना रहे हैं, कोई गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल बना रहा है, कोई रियासत का राजा अपनी परिषदें बना रहा है, या कोई भी भारतीय सचिव किसी प्रकार का परिषद का निर्माण कर रहा है, तो उस परिषद में भारतीयों का योगदान होना चाहिए। और बल्कि क्या होना चाहिए कि भारतीयों को अपनी परिषदें बनाने का या अपनी विधान सभाएं बनाने का अधिकार पूरी तरह से मिलना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि ब्रिटेन जो है भारतीयों को आर्थिक तौर पर कमज़ोर करने की बजाय भारत के साथ एक अच्छा व्यापारिक संबंध बनाए। आर्थिक तौर पर दोनों को निकट आने की ज़रूरत है, ना कि ब्रिटिश जो है भारत को बहुत अधिक लूट ले और भारत से धन निकाल ले। 13वां पॉइंट है जो रियासत है, प्रिंसली स्टेट जिसे बोलते हैं, राजा रजवाड़ों की जो रियासतें होती थी उनके बारे में वो अपने रिव्यूज़ रखते हैं। वो कहते हैं कि भारत 561 रियासतों में बटा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं स्वराज के निर्माण के दौरान। जितने भी राजा रजवाड़े हैं इनको जो है इनको जो भारतीय राजनीतिक विचार का वो इनको राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर दोनों प्रकार से इनको सहायता देनी चाहिए राजा रजवाड़ों को। अगर ये अपने रियासत का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान करेंगे तो वहाँ के लोगों का अपने आप से ही उत्थान हो जाएगा। तो रियासतों का इम्प्रूवमेंट, विकास जो है यानी कि आम लोगों का विकास हो जाएगा। तो इस तरह से वो प्रिंसली स्टेट को रिगार्ड करने की बात करते हैं। 14वां पॉइंट जो है आपका वो है अपोजिशन टू डिवीज़न ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के विभाजन का ये सख्त तरीके से विरोध करते हैं। देखिए इसके पीछे आपको एक फैक्ट्स बता देती हूँ मैं। 16 अक्टूबर 1905 में गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल के लॉर्ड कर्जन। तो उन्होंने जो है ये डिवीज़न किया था बंगाल का। इसका कारण क्या था? देखिए बंगाल जो है भारतीय आज़ादी में बहुत बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहा था। अंग्रेज उस टाइम डर गए थे कि इतना ज़्यादा जो आज़ादी के लिए जो लोग खड़े हो रहे हैं, युवा वर्ग खड़ा हो रहा है, वो बंगाल से आ रहा है और बंगाल बहुत बड़ा स्टेट था। तो अंग्रेजों को अपनी शासन सत्ता बचाने के लिए उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि बंगाल को हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे और यहाँ के लोगों का भी विभाजन कर देंगे। तो बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पश्चिमी जो बंगाल था उसमें हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दे दी गई, हिंदू ज़्यादा थे उसमें, और जो पूर्वी बंगाल था वो मुसलमानों के आधार पर बंट गया था, मुसलमान उसमें ज़्यादा थे। तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने 2 तरीके से बंगाल पर की आज़ादी की लड़ाई में वॉर पर आक्रमण किया। एक तो हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करना और एक ऐसे स्टेट से जहाँ से युवा इतने भर भर कर आज़ादी की लड़ाई में सामने आ रहे हैं उनके उत्साह को ख़त्म कर देना और बंगाल को विभाजित करके प्रशासनिक आधार पर विभाजित करके उनके मनोबल को तोड़ना। तो वास्तव में इसके पीछे जो कारण लॉर्ड कर्जन ने दिया, उसने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और इतने प्रांत के प्रशासनिक व्यवस्था को हम नहीं संभाल सकते हैं। तो ये रीज़न देते हुए उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इस बंगाल विभाजन का बहुत अधिक विरोध किया। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने पहली बार खुलकर बोला। 15वां पॉइंट है कांग्रेस की यूनिटी में बहुत अधिक बिलीव करते थे। देखिए कांग्रेस जो 1885 में बनने के बाद धीरे धीरे युवाओं का बहुत अधिक योगदान बढ़ने लगा कांग्रेस में। और जो युवा होते हैं आपको पता ही है बहुत अधिक एंथुजियास्टिक होते हैं। वो चाहते हैं कि जो उदारवादी यानी बहुत ही अनुनय विनय से प्रार्थना पत्र भेजकर बैठ के कर हाथ जोड़कर ब्रिटिशर से सुशासन की मांग करते हैं, स्वराज की मांग करते हैं, वो एक गलत तरीका है। तो वो युवा चाहते थे कि
कांग्रेसियों को उग्र विचारधारा अपना लेनी चाहिए उदारवाद की बजाय, और उस उग्र विचारधारा के माध्यम से वो हिंसक साधनों का इस्तेमाल करें, चाहे उग्र रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करें, ताकि हमें जो आज़ादी है वो बहुत जल्द मिल जाए। अब अनुनय विनय करने का समय नहीं है। तो ऐसी विचारधारा रखने वाले भी इसमें कांग्रेस पार्टी में पनपे। तो कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक थी लिबरल और एक थी एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि एक उदारवादी विचारधारा वाली और एक थी उग्रवादी विचारधारा वाली। तो इस तरह से दो हिस्सों में बट गई। 1906 में बहुत ज़्यादा इस पर विवाद हो गया। वो इस तरह से हो गया कि 1906 में उग्रवादी अपनी व्यवस्था का अपने विचारों वाला अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उग्रवादी अपने और उदारवादी अपने। इस तरह से दोनों में वैचारिक मतभेद हो गया अधिवेशन का अध्यक्ष बनाने पर। दादा भाई नौरोजी शुरू 1885 से लेकर अपने जितने भी अधिवेशन है सभी में ये कहते थे कि कांग्रेस एकजुट रहे तो देश के लिए बहुत अधिक अच्छा होगा, देश विकसित होगा। उन्होंने 1906 में भी प्रयास किया, उन्होंने विभाजन रोकने से बचा लिया, लेकिन कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया। एक उग्रवादी दल था जिसमें लाल बाल पाल ये तीनों प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे, और एक उदारवादी जिसमें दादा भाई नौरोजी और बहुत सारे जो है लिबरल विचारधारा के लोग हुआ करते थे। एक 16 पॉइंट है होम रूल लीग, यानी कि ये होम रूल लीग 1916 में शुरू की थी। एनी बेसेंट हुआ करते थे और जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने मिलकर एक होम रूल लीग बनाई थी, जिसका उद्देश्य था भारतीयों को स्वशासन करना सिखाना, स्वशासन की समझ देना, स्वराज की समझ देना। तो वो रेडी हो गए थे प्रेसिडेंट बनने के लिए इस लीग के, बट वो 1917 में गुजर जाते हैं, इससे पहले कि ये जो होम रूल लीग है ऑफिशियली लोगों के सामने आए। तो इस तरह से वो होम रूल लीग का भी में भी कंट्रीब्यूशन करने का प्रयास करते हैं। फिर है व्यूज़ रिगार्डिंग मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। देखिए मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे 1909 में। मॉडले मिंटो कोई एक शख्स नहीं है, मॉडले और मिंटो दोनों एक गवर्नर है भारत के, एक वॉइसरॉय है, एक सचिव है भारत के। तो अलग अलग दो इंसान हैं, मॉडले अलग है, मिंटो अलग है। इन दोनों ने ही एक पत्र निकाला था जिसे कि रिफॉर्म्स कहा जाता है भारत में, वो आया था 1909 में। तो वहाँ पर अग्री कई बातों पर होते हैं दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले ये कि वो चाहते थे कि सेंटर और स्टेट जो लेजिस्लेचर्स हैं, विधानसभाएं हैं, उनमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़े, तो उसमें इस सुधार में बढ़ा दिया गया। इससे वो बहुत अधिक खुश थे। फिर वो एक सीमित वोटिंग की बात करते हैं कि वोटिंग करने का अधिकार होना चाहिए, इलेक्टेड लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुने जाए, तो वो तभी चुने जा सकते हैं जब वोट करने का अधिकार हो। तो ये चीज़ आ गई थी मॉडल रिफॉर्म्स में, इसमें भी बहुत खुश थे वो। लिमिटेड वोटिंग मतलब सीमित मत का अधिकार। फिर वो जो गवर्नर की काउंसिल थी, मैंने बताया था कि किस तरह से पक्षपाती काउंसिल हुआ करती थी, गवर्नर अपने पसंद के लोगों को इसमें ले लिया करता था। उसमें अब इंडियंस का हिस्सा भी आने लगा, यानी कि इंडियंस को भी प्रतिनिधित्व मिलने लगा। ये एक बहुत अच्छी बात थी। बट वो डिसएग्री हो गई कुछ बातों को लेकर। एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम यानी कि पृथक निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर वो बहुत अधिक रुष्ट हो गए ब्रिटिशर से। क्योंकि देखिए सेपरेट जो इलेक्टोरल सिस्टम है, पृथक निर्वाचन जो प्रणाली है, उसमें ये बताया गया है कि जो मुसलमान बहुल इलाका है वहाँ पर केवल मुसलमान ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और मुसलमान ही वोट डाल सकता है, ये होता है। इसी तरह से जहाँ हिंदू है वो वहाँ पर हिंदू ही वोट डालेगा, हिंदू ही जो है इलेक्शन में खड़ा होगा, किसी और कम्युनिटी को नहीं खड़ा हुआ जा सकता। तो इसको बहुत ही उन्होंने सांप्रदायिक तौर पर माना कि सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एक इलाका है वहाँ पर सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए, सभी को इलेक्शंस में खड़ा होना चाहिए। इसके खिलाफ वो बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए थे और उन्होंने पत्र भी लिखा गवर्नर जनरल को इस एग्रीमेंट को ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस जो शिकायतें हैं इंडियन गवर्नमेंट के ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने भी रखी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इनके राजनीतिक विचार के टोटल 17 पॉइंट्स हैं। अगला जो हमारा होगा वो आर्थिक विचार से संबंधित वीडियो होगा। तो स्टे ट्यून्ड, आप जुड़े रहें और अगला वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।